मैं एक ऐसी दुनिया में चला गया जहाँ फीमेल लीड की स्टोरी चल रही थी। मैंने एक गरीब स्कूल ब्यूटिशियन जीशिया को ट्रेन करके उसे दुनिया की सबसे रिच इंसान बना दिया। और जब मुझे लगा कि अब मैं इस दुनिया से फ्री हो सकता हूँ तो खुशी में अपनी कंपनी के सारे शेयर्स उसी के नाम कर दिए। बस यही चाहता था कि वो फिर कभी उस पॉवर्टी वाली लाइफ में वापस न जाए जहाँ खाना और रहना तक मुश्किल था। लेकिन जिसे सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी उसने ही साफ मना कर दिया। उसने कहा उसे सिर्फ मुझसे एक बच्चा चाहिए और फिर मेरे साथ एक सिंपल लाइफ जीनी है। मैंने ऊपर से स्माइल करते हुए हाँ कर दी, लेकिन उसी रात फेक डेथ करके उस दुनिया से गायब हो गया और उसकी जिंदगी का कम उम्र में मर चुका व्हाइट मून बन गया। 6 साल बाद सिस्टम पैनिक होकर मेरे पास आया और बोला होस्ट टारगेट ने मुझे भेजा है पूछने के लिए कि आपकी बेटी ऑपरेशन थिएटर में है, क्या आप उसे देखने जाओगे। मैं बाहर से काल्म रहा लेकिन अंदर से शॉक हो गया कि मैं तो सिर्फ 6 साल के लिए गया था और शेन जीशिया किसी और के साथ बचा कर चुकी थी। सिस्टम तुरंत पैनिक होकर समझाने लगा कि जिस रात मैं गया था उसी रात शेन जीशिया पूरी तरह डार्क और इंसेन हो गई थी। दुनिया को स्टेबल रखने के लिए मजबूरी में उन्हें हमारे दोनों के डीएनए से एक बच्चा बनाना पड़ा। अब वो पूरी तरह पागल हो चुकी है और उसने धमकी दी है कि अगर मैं आज उससे नहीं मिला तो वो मेरी बेटी का ऑक्सीजन हटा देगी। ये सुनते ही मैं तुरंत उस दुनिया में वापस गया और सिस्टम ने मुझे सीधे हॉस्पिटल के रूम में भेज दिया जहाँ एक छोटी सी लड़की बेड पर बैठी थी। मुझे अचानक सामने देखकर उसके चेहरे पर बस हल्की सी सरप्राइज आई। फिर उसने बड़े एटीट्यूड से पॉकेट में हाथ डालकर मुझे एक बैंक कार्ड दिया और बोली ये लो 1 करोड़, यहीं रुक जाओ और मेरे पापा बन जाओ। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल शेन जीशिया जैसी थी। सिस्टम ने बताया कि ये बच्ची हमारे डीएनए से बनी है। इसका नाम लिन नायर है और ये 6 साल की है। मैं पूरी तरह शॉक्ड रह गया और पूछा क्या तुम मुझे जानती हो। नायर मुझे सीधा स्टेयर करते हुए बोली आप मेरे पापा हो। मैंने आपको उस औरत के सेफ वाले एल्बम में देखा है। ये सुनकर मैं और ज्यादा शॉक्ड हो गया क्योंकि वो अपनी माँ को माँ तक नहीं बुला रही थी। तभी सिस्टम ने बताया कि शेन जीशिया और बच्ची का रिलेशनशिप बहुत कोल्ड है। बच्ची 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में है लेकिन वो एक बार भी उसे देखने नहीं आई। ये सुनकर मेरे मन में गुस्सा आ गया कि आखिर शेन जीशिया इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है। तभी नायर ने मासूमियत से पूछा तो क्या आप मेरे पापा बनकर यहीं रहोगे। मैं एक पल के लिए चुप हो गया क्योंकि मुझे शेन जीशिया का डेंजरस नेचर अच्छी तरह पता था। जब मुझे कभी किडनैप किया गया था और मैं सिर्फ 2.5 घंटे के लिए उससे दूर हुआ था तब उसने पूरी सिटी उलट दी थी और किडनैपर्स का बहुत बुरा हाल कर दिया था। उसका प्यार उतना ही डार्क और डेंजरस था जितनी वो खुद थी। वो मेरे लिए अपनी जान तक देने को रेडी थी और सिस्टम को मजबूर कर दिया था कि उसे हमारा बचा दे। लेकिन अब मैं उसे पूरे 6 साल छोड़कर चला गया था। अगर मैं यहाँ रुका तो मेरा सामना उससे जरूर होता और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो पागल औरत अब क्या कर सकती है। मेरी साइलेंस देकर नायर डर गई और बोली क्या आपको पैसे कम लग रहे हैं। अगर 1 करोड़ कम है तो 10 करोड़ दे दूंगी। मैं आपको लोन पेपर भी लिखकर दे दूंगी और जब बड़ी हो जाऊंगी तो सब वापस कर दूंगी। ये कहते हुए उसने तुरंत पेपर निकाला और उस पर कई जीरो लिख दिए। लेकिन तभी एक मेड अंदर आई। उसने पेपर छीन कर फाड़ दिया और गुस्से में बोली मैडम आप समझ क्यों नहीं रही। ये 99999वां आदमी है जो प्लास्टिक सर्जरी करके आपके पापा बनकर आपको चीट करने आया है। ये कहते हुए वो मेरी तरफ बढ़ी और मेरे बाल पकड़ने लगी। लेकिन नायर दर्द की परवाह किए बिना तुरंत बेड से उतरकर मेरे सामने खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली तुमने इन्हें छूने की हिम्मत कैसे की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने रियल पापा को नहीं पहचान सकती। मेड ने कहा लेकिन मैडम आपके पापा को मरे हुए 6 साल हो चुके हैं, वो कैसे हो सकते हैं। नायर गुस्से में चिल्लाई शट अप, मेरे पापा मरे नहीं हैं। उस औरत ने खुद कहा था कि मेरे पापा एक सिस्टम यूजर हैं और उन्हें मेरी जिंदगी का जल्दी मर जाने वाला व्हाइट मून बनना था, इसीलिए उन्होंने फेक डेथ की थी। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से हिल गया क्योंकि शेन जीशिया को मेरे सिस्टम यूजर होने का सच पता था लेकिन मैंने कभी उसे पूरी कहानी नहीं बताई थी। फिर भी उसे सब कैसे पता चला। नायर गुस्से में मेड को घूरते हुए मुझे प्रोटेक्ट करने लगी जैसे कोई छोटी वाइल्ड कैट अपने सबसे कीमती इंसान को बचा रही हो। मेड आखिरकार रूम से बाहर चली गई लेकिन जाते जाते उसने किसी को फोन कर दिया। नायर ने चुपके से अपनी आंखों के आंसू पोंछे लेकिन उसकी लाल आंखें देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने धीरे से पूछा सर्जरी के स्टिचेस दर्द कर रहे हैं क्या। उसने एटीट्यूड से कहा सिर्फ अपेंडिक्स सर्जरी थी, मैं ठीक हूँ। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया क्योंकि शेन जीशिया ने तो ऐसे बिहेव किया था जैसे बच्ची मरने वाली हो। सिस्टम धीरे से बोला शायद उसने आपको वापस बुलाने के लिए ही इतनी बड़ी धमकी दी थी। तभी मेरी नजर टेबल पर रखी मेडिसिन पर गई लेकिन जैसे ही मैं उसे लेने आगे बढ़ा नायर ने डरते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली पापा मैं आपको जितने पैसे चाहिए दूंगी, बस आप मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी डरी हुई आंखें देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने उसे गोद में उठाकर बेड पर बैठाया और कहा मैं कहीं नहीं जा रहा और मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं, पहले मेडिसिन पी लो। नायर तुरंत बोली मैं बहुत इजी चाइल्ड हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चले मत जाना। मैंने हंसते हुए कहा अगर तुम मेडिसिन पी लोगी तो मैं यहीं रुकूंगा। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी और उसने नाक पकड़कर पूरी कड़वी मेडिसिन एक ही बार में पी ली। फिर मेरे कपड़े कसकर पकड़ ली और बोली मैंने पी ली, अब आप नहीं जाओगे। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा हाँ मैं यहीं हूँ। लेकिन वो फिर भी नहीं मानी और बोली प्रॉमिस करो। मैं हेल्पलेस होकर हंस पड़ा क्योंकि माँ बेटी दोनों को मुझसे प्रॉमिस करवाने की आदत थी। मैं उसे थपथपाकर सुलाने लगा और थोड़ी देर बाद वो मुझे देखते देखते सो गई। मैं उसे देखकर इमोशनल हो गया। तभी अचानक सिस्टम ने पैनिक होकर अलार्म बजाया और बोला होस्ट टारगेट के साथ कुछ गलत हो गया है। अगले ही पल मेरे सामने एक बड़ी स्क्रीन खुल गई जिसमें हमारी पुरानी विला दिखाई दे रही थी। हॉल में हजारों वुडन डॉल्स रखी थीं और उन सभी का चेहरा बिल्कुल मेरी तरह था। बीच में बैठी शेन जीशिया अपने हाथों से एक और डॉल कार्व कर रही थी। 6 साल बाद भी उसका चेहरा उतना ही खूबसूरत था लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ खालीपन और मैडनेस बचा था। उसे देखकर मुझे
पहली बार उससे मिलने वाला दिन याद आ गया। उस समय उसे उसके असली पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया था। कड़ाके की ठंड में उसने सिर्फ एक पतली हाफ स्लीव पहनी हुई थी। पूरा शरीर चोटों और ब्रूजेस से भरा था और वो बेयरफुट समुद्र की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। तभी मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे समुद्र से बाहर खींच लिया। वो लगातार छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया और जबरदस्ती अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल दी। उसने सस्पिशियस नजरों से मुझे घूरते हुए भारी आवाज में पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? तब मैंने कैजुअली जवाब दिया, क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ और मुझे पता है कि तुम आगे चलकर बहुत पावरफुल इंसान बनने वाली हो, ऐसी इंसान जो पूरी दुनिया को हिला देगी। मैं झूठ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि कहानी में शेन जीशिया असली फाइनल विलन थी। बस उसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय पार करना था और फिर वो फीमेल लीड से भी ज्यादा ताकतवर बन जाती। शेन जीशिया किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती थी, लेकिन न जाने क्यों उसने मेरी हर बात पर यकीन कर लिया। फिर मैंने 3 साल तक उसे ट्रेन किया और धीरे धीरे वो लोगों की नजर में ऐसी रूथलेस वुमन बन गई जो पावर और मनी के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन उसी दौरान मैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वीकनेस भी बन गया। मैं अचानक रियलिटी में वापस आया तो देखा शेन जीशिया ने कार्विंग नाइफ उठाकर बिना हेजिटेशन अपनी उंगली काट दी और खून से वुडन डॉल के होंठों पर आखिरी निशान बना दिया। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरा लिंक्डइन सच में बहुत हैंडसम है, लेकिन अफसोस आखिर में ये भी वो नहीं है। उसका ये कहना था कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया और अगले ही पल मेरी रूह तक कांप गई, क्योंकि कमरे के हर कोने में रखी वुडन डॉल्स बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। हर डॉल इतनी रियल लग रही थी जैसे मैं खुद वहां खड़ा हूँ। साफ पता चल रहा था कि उन्हें बनाने वाला इंसान किस हद तक ऑब्सेस्ड था। 6 साल बाद शेन जीशिया पहले से भी ज्यादा इंसेन हो चुकी थी। तभी सिस्टम ने धीरे से कहा, होस्ट, आपके जाने के बाद टारगेट हर दिन खुद को इन डॉल्स के साथ कमरे में बंद रखती थी। वो एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रह पाती थी, चाहे उसकी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, यहाँ तक कि खून की उल्टियां क्यों ना हो रही हो। फिर भी वो रात में वापस इसी रूम में लौट आती थी। ये सुनते ही मेरे दिल में गिल्ट और दर्द और बढ़ गया। तभी विला के बाहर से नॉक की आवाज आई। बाहर से बटलर बोला, मैडम, वंग मेड आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे मैसेज देने भेजा है। छोटी मैडम के पास फिर एक ऐसा आदमी आया है जो सर जैसा दिखता है। इस बार उसने छोटी मैडम को पूरी तरह बिलीव करा दिया है और वो उसे अपना पापा मानने लगी है। शायद सर्जरी के बाद छोटी मैडम सर को बहुत मिस कर रही हैं, इसलिए मुझे डर है कि कहीं वो आदमी उन्हें बहलाकर अपने साथ न ले जाए। मैडम, क्या आप एक बार हॉस्पिटल जाकर छोटी मैडम को देख लेंगी? लेकिन अचानक डिस्टर्ब किए जाने पर शेन जीशिया का चेहरा ठंडा हो गया। उसने बिना इमोशन के कहा, उसे जिसे पापा बुलाना है बुलाने दो, और अगर जाना है तो चली जाए, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आज मैं सिर्फ अपने लिंक चेन के साथ एनिवर्सरी मनाना चाहती हूँ। ये सुनकर बटलर हेल्पलेस होकर चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन मैं अंदर से और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि शेन जीशिया का नायर के लिए इतना कोल्ड बिहेवियर देकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन माँ बेटी के बीच ऐसा क्या हुआ था। आखिर हुआ क्या है? तभी बिना किसी वार्निंग के स्क्रीन पर अचानक फ्रेश ब्लड फैल गया। शेन जीशिया ने बिना एक पल रुके अपनी कलाई ब्लेड से काट दी और एक्सप्रेशनलेस चेहरा लेकर बहते हुए खून को वुडन डॉल पर गिराने लगी। मेरी आंखें शॉक से फैल गईं। मैं चिल्लाया, ये क्या कर रही है? क्या इसे अपनी जान की भी परवाह नहीं? सिस्टम ने धीरे से बताया, ये एक रिचुअल है। कहा जाता है कि अगर शादी की एनिवर्सरी वाले दिन कोई अपना खून डॉल पर गिराए तो उसके लवर की सोल उस डॉल में वापस आ सकती है। शायद वो तुम्हें इसी तरह वापस आया कि क्या तरीका है। तभी वॉल पर टंगी हमारी पुरानी फोटो अचानक गिरकर टेबल से टकराई और पास रखा मेडिकल बॉक्स उछलकर सीधा शेन जीशिया के पैरों के पास जा गिरा। वो वही मेडिकल बॉक्स था जो मैंने बहुत पहले उसके लिए बनाया था, क्योंकि वो हमेशा खुद को हर्ट कर लेती थी, इसलिए मैं उसकी सारी मेडिसिन और बैंडेजेस उसमें रखता था। शेन जीशिया ने जैसे ही मेडिकल बॉक्स देखा, वो एक पल के लिए फ्रीज हो गई। फिर उसकी पागलों जैसी आंखें उस डॉल पर टिक गईं और वो धीमी आवाज में बोली, लिंग चेन, क्या सच में तुम वापस आ गए हो? लेकिन रूम में कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड्स बाद वो खुद ही टूटकर हंस पड़ी और बोली, मैं सच में पागल हो चुकी हूँ, मुझे सच में लगा तुम इस डॉल में वापस आ जाओगे। तभी सिस्टम ने अचानक खुश होकर कहा, होस्ट, अच्छा हुआ रिचुअल का टाइम खत्म हो चुका है, वरना ये औरत सच में अपना सारा खून बहा देती। मैंने राहत की सांस ली जब शेन जीशिया ने आखिरकार ब्लेड फेंक दिया और नीचे बैठकर मेडिकल बॉक्स से बैंडेज निकालकर अपनी कलाई बांधने लगी। लेकिन उसका पीला चेहरा देखकर मेरे अंदर गिल्ट और दर्द दोनों बढ़ गए। क्या मेरे जाने के बाद वो हर साल खुद को ऐसे ही हर्ट करती रही थी? सिस्टम ने धीरे से कहा, पहले भी करती थी, लेकिन आज जितना डीप कट उसने पहले कभी नहीं लगाया। शायद कुछ देर पहले वो सच में तुम्हारे लिए मरने को रेडी हो गई थी। मैं पूरी तरह साइलेंट हो गया। गिल्ट मेरे अंदर और बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद स्क्रीन गायब हो गई और मेरी नजर फिर हॉस्पिटल रूम में सो रही नायर पर पड़ी। वो बेड पर छोटी सी बॉडी सिकोड़कर सो रही थी और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ये सच में मेरी और शेन जीशिया की बेटी है। उसका चेहरा भी काफी हद तक मुझसे मिलता था। मैं उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। शाम होने लगी तभी नायर अचानक डरकर उठ बैठी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था और माथे पर पसीना था। मैंने उसके माथे का पसीना साफ करते हुए पूछा, क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा? मुझे देखते ही उसकी आंखें लाल हो गईं और वो कांपती आवाज में बोली, पापा, सच में आप ही हो ना? आप वापस आ गए और इस बार मुझे छोड़कर नहीं गए। मैंने अभी सपना देखा कि वो क्रेजी वुमन उन सभी लोगों को मार रही थी जो आपकी तरह दिखते हैं। नायर डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा भी था। उसने दांत भींचकर कहा, वो औरत सिर्फ पागल नहीं है बल्कि ब्लाइंड भी है। हो सकता है वो आपको पहचान ही न पाए और बाकी लोगों की तरह आपको भी मार दे। अपनी ही माँ के लिए उसके चेहरे पर इतनी नफरत देखकर मैं अंदर से कंफ्यूज हो गया, क्योंकि टेक्निकली उसे
शेन जीशिया ने ही बड़ा किया था। फिर दोनों के बीच रिलेशनशिप इतना खराब कैसे हो गया? मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही नायर बेड से कूदकर नीचे उतर गई और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, पापा मुझे पता है आप भी उसे हेट करते हो, तभी उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अगर आप चाहो तो मुझे अपने साथ ले चलो। मैं पैसे भी कमा सकती हूँ और हाउस वर्क भी कर सकती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने बैग से कई बैंक कार्ड्स निकालकर मेरे हाथ में रख दिए और बोली, इनमें कुल मिलाकर 1 करोड़ है। अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में और भी कमाऊंगी और पूरी जिंदगी आपका ध्यान रखूंगी। उसके सीरियस फेस को देखकर मैं हंसी रोक नहीं पाया। मैंने उससे पूछा, नायर तुम अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करती हो? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, ये सब मैं आपको यहाँ से निकलने के बाद बताऊंगी, प्लीज अभी मेरे साथ चलो। उसकी आंखों में डर और रिक्वेस्ट दोनों थे और मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। मैंने आखिरकार हाँ कह दिया। ये सुनते ही नायर की आंखों में खुशी चमक उठी और वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी। रास्ते में वो धीरे से बोली, पापा डरिए मत, मैं आपको यहाँ से सेफली भगा दूंगी और पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही मेरा चेहरा बदल गया। शेन जीशिया सीधा मुझे देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें पूरी तरह खाली थी। उसने धीमी आवाज में कहा, लिंगचेन तुम इसके साथ भागना पसंद करोगे, लेकिन मेरे लिए रुकना नहीं चाहोगे। क्या तुम सच में दूसरी बार भी मुझे छोड़कर जाने वाले हो? 6 साल बाद वो पहले से काफी पतली हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी उतनी ही डेंजरस थी। उसकी नजर एक पल के लिए नायर पर गई और फिर वापस मुझ पर टिक गई। उसने शांत आवाज में पूछा, क्या हम दोनों थोड़ी देर बात कर सकते हैं? नायर उसके गेज से डर कर कांप गई, लेकिन फिर भी मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो। मैं तुम्हें पापा को हर्ट नहीं करने दूंगी। मैं गिल्ट में उसकी नजरों से बचने लगा, क्योंकि सच कहूं तो चाहे पहले हो या अब, शेन जीशिया ने हमेशा मुझसे सच्चा प्यार किया था और हर बार उसे हर्ट करने वाला इंसान मैं ही था। तभी सिस्टम अचानक प्रकट हुआ और बोला, होस्ट हेडक्वार्टर से मैसेज आया है कि अगर टारगेट इमोशनली स्टेबल हो गई तो तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। शायद ये बातचीत अच्छा मौका हो सकती है। मैंने धीरे से सिर हिलाया और आखिरकार शेन जीशिया की तरफ देखकर कहा, ठीक है हम बात करेंगे। नायर ने तुरंत मेरे कपड़े पकड़ लिए और डरी हुई आवाज में बोली, पापा मत जाइए। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे समझाया, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तब जाकर उसने धीरे से मेरा कपड़ा छोड़ा, लेकिन उसकी नजर अब भी मुझ पर ही टिकी हुई थी। मैं उसे रीअश्योरिंग स्माइल देने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि शेन जीशिया अचानक बोली, तुम्हें उस बच्ची की बहुत चिंता है ना?